वेलकम इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूएफसी मीडिया में और एक्चुअली कॉर्पोरेट मीडिया में आजकल कोई ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है। जैसे कि कॉर्पोरेट मीडिया जो चैनल हैं आपके, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे किसी और भाषा के हों, वो आपको वही दिखाना चाहते हैं जो बड़े लोग, जो अमीर लोग, जो पावरफुल लोग आपको दिखाना चाहते हैं और उन पर विश्वास करवाना चाहते हैं। ठीक वैसे यूएफसी मीडिया जो यूएफसी दिखाना चाहता है वो मीडिया आपको वही दिखाता है, ठीक है ना। पर हमें अपना ख्याल, अपने जो विचार बनाते समय चीज़ों को सही तरीके से समझना है। हमें अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करना है, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है। और यही पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से आप इस चैनल में आते हैं, जबकि हजारों दूसरे चैनल हैं। और शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से मैं आपके पास, पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, आप में से कई सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि जिनकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ता है। अदरवाइज मुझे कई बार ये लगता है कि ये सब प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। बट मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है मेरे भरोसे हैं, राइट, उनको मेरे पे विश्वास है कि वो वेट करते होंगे कि कब फाइट का एनालिसिस मैं करूंगा और वो देखेंगे, तो उनके वजह से करना पड़ता है दोस्त, है ना। तो इस फाइट का एनालिसिस करेंगे UFC 305 पूरे कार्ड का, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब्र से बैठने का, पूरा देखने का। मेरे को उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ठीक, सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फाइट ली जिनलियांग वर्सेस कार्लोस प्रेटेस वाली फाइट। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट कार्ड की दो सबसे अच्छी फाइट्स में से अगर कोई फाइट है तो ये वाली फाइट है। और मैं इसका कोई रिव्यू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कोई इसका एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मानने में ये फाइट जो है ना, क्विंटेसेंशियल 50-50 फाइट है। दोनों ही फाइटर इस फाइट को जीत सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एक काम करते हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक, अब इसके बाद से मैं एनालिसिस करूंगा, तो भागने का नहीं, सिर्फ इसी फाइट के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो फाइट है टाइटो इवासा वर्सेस जॉर्जोनियो रोजेनस्ट्राइक की फाइट। जब कभी मैं इन दोनों फाइटर्स को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये दोनों फाइटर है ना, यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन में हमेशा टॉप 15 में बने रहेंगे, हमेशा आपको एक्साइटिंग फाइट देते रहेंगे और कभी भी चैंपियन नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में इनके लिए इज्जत में कोई भी कमी है। देखिए, हम उस फाइटर के लिए रूट नहीं करते हैं जो एक्चुअली चैंपियनशिप मटेरियल होता है, कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो चैंपियनशिप मटेरियल वाला हो। हम उस फाइटर के लिए रूट करते हैं जिसकी स्टोरी से हम एसोसिएट कर पाते हैं। और रोजेनस्ट्राइक का नहीं पता, पर टाइटो इवासा ना ऐसा लगता है कि अपने मोहल्ले का कोई लौंडा हो सकता है ये, राइट, अपने साथ खेलता हुआ कोई मोटा सा बच्चा हो सकता है ये, इसीलिए लोग उसके साथ एसोसिएट करते हैं, इसीलिए मैं खुद उसके साथ एसोसिएट करता हूँ। इसीलिए हर फाइट में टाइटो इवासा किसी से भी फाइट कर रहा होता है, हम टाइटो इवासा के लिए न जाने क्यों रूट कर रहा होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। ठीक, चलिए इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात कर लेते हैं। यार, ये दोनों के दोनों फाइटर जो है ना, पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्किल वाइज स्ट्राइकिंग में रोजेनस्ट्राइक इज बेटर फाइटर, वो एक्चुअल किक बॉक्सर है देन टाइटो इवासा। चलो अब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि ये जो दोनों फाइटर हैं टॉप 5 फाइटर से ही हारे हैं। टाइटो इवासा उसके पहले बाहर के फाइटर से भी हारा था, बट पिछले 2 साल से वो सिर्फ टॉप 5 फाइटर से ही हारा है। और रोजेनस्ट्राइक के साथ भी हम लगभग यही कह सकते हैं। ठीक है, जहां तक स्पीड की बात की जाए तो स्पीड में क्लियर एडवांटेज है टाइटो इवासा को। टाइटो इवासा यार जितना मोटा गब्दू दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा, आप जो उम्मीद कर रहे हो ना उसके वजन के हिसाब से या उसके फिजिक के हिसाब से, उससे कहीं बेहतर आउटपुट होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सरप्राइजिंगली उसका कार्डियो भी इतना बेकार नहीं है जितना उसकी बेकार है, बट जितना उसका शरीर के हिसाब से दिखता है ना, उतना बेकार नहीं है। तो स्पीड का एडवांटेज तो है टाइटो इवासा के पास। जहां तक पावर की बात है, क्या टाइटो इवासा 1 पंच नॉकआउट कर सकता है रोजेनस्ट्राइक को? कर सकता है, बट चांसेस कम है। बट क्या रोजेनस्ट्राइक 1 पंच नॉकआउट कर सकता है टाइटो इवासा को? हाँ, कर सकता है, और उसके चांसेस जो है ना वो थोड़े ज्यादा है। ठीक है, एक और बात जो हमने देखी है, कमी जो टाइटो इवासा के साथ देखी है, टाइटो इवासा जो है वो मोस्टली ऐसा लगता है कि वंस एक बार जब वो रिदम में आता है ना, तो वो बिल्कुल घुसते हुए चले जाता है। वो ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक ले, राइट। वहीं दूसरी तरफ आपने जो रोजेनस्ट्राइक है ना, उसके साथ जो कमी है ना, वो प्रॉब्लम उसकी ये है कि जब कभी वो अटैकिंग मोड में है ना, तो बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग करते हुए दिखता है, बट जब सामने वाला अटैक करता है ना, वो कहते हैं ना कि व्हेन द टफ गेट्स गोइंग, गोइंग गेट्स टफ। तो ऐसा है कि जब माहौल टफ होता है ना रोजेनस्ट्राइक के लिए, तो उसका आउटपुट बहुत कम हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाता है। तो अगर ऐसे हालात क्रिएट करने में टाइटो इवासा सफल हो जाता है, जहां पे वो बहुत ज्यादा अटैक कर रहा हो और रोजेनस्ट्राइक डिफेंड कर रहा हो, तो रोजेनस्ट्राइक वैसा फाइटर नहीं है इजराइल अदेसानिया जैसा कि डिफेंड करते समय भी एक शानदार पंच मारे और सामने वाले को नॉकआउट कर दे। रोजेनस्ट्राइक वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए, ऐसा केओस क्रिएट किया जाए
जहाँ पे रोजर स्ट्राइक को कुछ पता ही ना चले कि क्या हो। जहाँ तक ग्राउंड की बात है यार, आई एम नॉट, मतलब मेरे को अजीब सी बात लग रही है ना कि मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली टाइटो इवासा ग्राउंड में अच्छा है किसी से, यार रोजर स्ट्राइक से तो बहुत अच्छा है। तो टाइटो इवासा जो है अगर फाइट को ग्राउंड पे ले जाना चाहे तो वो फाइट को जीत सकता है, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो लेके जाएगा, क्योंकि टाइटो इवासा वैसा आदमी है ही नहीं। और इन दी एंड रोजर स्ट्राइक को एक ही पंच चाहिए फाइट को एंड करने के लिए, बट मेरा मानना है कि वो पंच नहीं आने वाला। एंड मेरे को पता है कि सट्टेबाजों का कहना है कि रोजर स्ट्राइक जीतेगा, बट मेरा मानना है टाइटो इवासा फाइट में प्रिवेल करेगा। दिल दिमाग पैसा सब टाइटो इवासा पे लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मैथियस गाम्ब्राट वर्सेस डैन हुकर की फाइट। यार मैं इस फाइट के बारे में ना टू बी ऑनेस्ट ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, पर फिर भी बोलता हूँ। डैन हुकर जो है ना 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक से आ रहा है ना, पर अगर कोई डैन हुकर को हराने के लिए कोई फाइटर बनाया गया है तो उसका नाम है मैथियस गैम्ब्रॉट। इट्स अ वेरी बैड मैचअप फॉर हिम। मेरे को ना ये मैचअप बिल्कुल फेयर नहीं लगता है डैन हुकर के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि यूएफसी की क्या प्रॉब्लम है डैन हुकर के साथ, कि इसको सांस लेने के लिए 2 क्षण दिए नहीं जाते। बेचारा 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक से आ रहा है, तो आपने फिर उसको ऐसे फाइटर से फाइट करा दी जहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है जीतने के लिए। अनविनेबल काइंड ऑफ फाइट है ना। आपने डैन हुकर का मोमेंटम बनने ही नहीं दिया। कारण ये हो सकता है कि शायद आपको मैथियस गैम्ब्रॉट को फिर से उठाना है, इसलिए इसको काइंड ऑफ विनेबल फाइट आप दे रहे हो, है ना। फिर समझ में नहीं आता है कि डैन हुकर को हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में लगातार टॉप 10 टॉप 7 फाइटर से फाइट करते हुए और लगातार उन फाइटर से हारते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉप 15 के बाहर के लेवल का फाइटर है, इसका मतलब है कि वो टॉप 8 से टॉप 15 के बीच का फाइटर है, बहुत शानदार फाइटर है। बट उसको मेरे को नहीं लगता है कि कभी भी स्किल डेवलप करने का मौका दिया गया। एक के बाद एक हैमर, एक के बाद एक टफ फाइट। उसका ना आप विकिपीडिया में या फिर फाइट मैट्रिक्स जहां भी जाके आप देखते हो ना, जाके आप रिकॉर्ड निकाल लो, एक से एक फाइटर से फाइट कर रहा है वो, एक से एक फाइटर से, जो कई चैंपियन बनते हैं, जो चैंपियनशिप कंटेंडर बनते हैं, उन सबसे फाइट करते आ रहा है वो लगातार। पिछले सिर्फ 2 फाइट थी जो उनसे फाइट नहीं कर रहा था वो, और वो दोनों फाइट उसने जीती। अब तीसरी फाइट अब फिर उस आदमी से करा रहे हो जो एक्चुअली चैंपियनशिप कंटेंडर है, जहां पे डैन हुकर के जीतने के चांसेस 20% है। एक लौती बात जो मेरे को समझ में आती है कि आखिर क्यों डैन हुकर को इतनी टफ फाइट मिल रही है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि डैन हुकर शायद रीनेगोशिएट किया होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम मकाचेव की फाइट के समय, और वो हायर पे लेवल पे आ गया होगा। तो अगर कोई फाइटर हायर पे लेवल वाला फाइटर होता है ना, तो उसको यूएफसी जब इतना ज्यादा पैसा दे रही है तो उसको कोई इजी फाइट नहीं देगी, ऐसा होता है। इसलिए आपने देखा है कि टोनी फर्ग्यूसन की फाइट एंड तक टफी फाइट रही, कोई इजी फाइट नहीं दी गई उसको, क्योंकि वो $600,000 पर फाइट उसको मिल रहा था। तो ठीक है, शायद ये कारण हो सकता है। चलो फाइट की तरफ वापस आता है ना। मैं इस फाइट का डिटेल एनालिसिस क्या करूं, क्योंकि आप सभी को पता है ये फाइट डिपेंड करती है मैथियस गैम्ब्रॉट पे। मैथियस गैम्ब्रॉट अगर इस फाइट को स्ट्राइकिंग बैटल बनाना चाहता है तो चांसेस बन जाते हैं डैन हुकर के लिए। और टू बी ऑनेस्ट एक बात और बताऊं आपको, मेरे को लगता है कि डैन हुकर की जो स्ट्राइकिंग के स्किल्स जो थी ना, वो पिछले 4 साल में नीचे आया है। वो डैन हुकर आपको कभी देखने को शायद नहीं मिल रहा है जो डैन हुकर डस्टिन पोरिये से फाइट कर रहा था, है ना। तो खैर मैं भटक गया। अगर गैम्ब्रॉट इस फाइटिंग बैटल को स्ट्राइकिंग बैटल बनाना चाहता है ना, तो फिर डैन हुकर के लिए चांसेस है। गैम्ब्रॉट अगर स्ट्राइकिंग बैटल बनाना चाहता है तो डैन हुकर के लिए फाइटिंग चांस है। बट अगर वो ग्राउंड पे ले जाता है ना, गेम सेट और मैच है दोस्त। तीनों राउंड वो ग्राउंड पे लेके जाएगा और तीनों राउंड जीतेगा 30-27, 30-27, 30-27, और हो भी सकता है कि ग्राउंड पे खत्म भी कर दे, है ना। तो स्टॉपेज हो जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम है या फिर ना है कि वो स्ट्राइकिंग बैटल बनाएगा, तो मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैंने कई रेसलर देखे हैं, बहुत सारे रेसलर देखे हैं जो अपने आप को स्ट्राइकिंग में साबित करना चाहते हैं, और इस चक्कर में कई बार वो स्ट्राइकिंग बैटल कर लेता है और वहां पे वो दिक्कत में फंस जाते हैं। तो अगर ये गलती मैथियस गैम्ब्रॉट करेगा तो हमें एक्साइटिंग फाइट देखने को मिलेगी, नहीं तो हमें बोरिंग फाइट देखने को मिलेगी। जब कभी उसका मन करेगा वो ग्राउंड पे ले जाएगा और राउंड जीतेगा, ठीक है। दिल दिमाग पैसा सब मैथियस गैम्ब्रॉट पे होगा, ठीक। अब अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है काय कारा फ्रांस वर्सेस स्टीव वर्सिक की फाइट। देखिए इस फाइट के पहले ना मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे। वो ये, मेरा मानना है कि काय कारा फ्रांस को चांसेस मिले जब वो ये दुनिया को साबित कर सकता था कि वो चैंपियनशिप मटेरियल है, और लगभग हर बार वो फेल हुआ है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों फाइटर ऐसी फाइट से आ रहे हैं जहां पे लोगों को लगता है कि वो जीते हैं, राइट। अलबाजी वाली फाइट में लोगों को लगता है काय कारा फ्रांस जीता है,
और पेंटोजा वाली फाइट में कई लोगों को लगता है कि अर्सिक जीता है, मेरे को नहीं लगता, बट मेरे को लगता है कि फाइट बहुत क्लोज थी, ठीक है ना। पर मेरा मानना है कि जब कभी चांसेस मिले काइकोरा फ्रांस को ये साबित करने के लिए कि वो चैंपियनशिप मटेरियल है, तो वो फेल हुआ। वहीं जब चांसेस मिले स्टीव अर्सिक को, तो दोस्त स्टीव अर्सिक ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। मेरे को लगता है कि ये फाइटर अपने पीक पे नहीं पहुंचा है, और अगर जिस दिन पीक पे पहुंचेगा ना, तो अनबीटेबल फाइटर होगा। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, हम सभी को पता है कि काइकोरा फ्रांस जो है बहुत शानदार स्ट्राइकर है, बट मेरे को लगता है कि कई बार ना उसको अपने पावर से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो जाती है, तो कॉम्बिनेशन में जाने की जगह वो वन पंच नॉकआउट के लिए हेड हंटिंग करने लगता है, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बात है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टीव अर्सिक जो है ना, स्टीव अर्सिक को लगता है, मेरे को नहीं लगता कि स्टीव अर्सिक को लगता है कि उसके पास पावर है भी फाइट खत्म करने वाली, इसलिए वो पूरी तरह ऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग पे डिपेंड करता है, पूरी तरह कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। आप स्टीव अर्सिक का ना एक भी पंच ऐसा नहीं देखेंगे जिसके पीछे दूसरा पंच नहीं आ रहा हो, राइट। आप स्टीव अर्सिक को नहीं देखेंगे कि वो आपकी रेंज में एंटर कर रहा है, एक पंच मार रहा है और बाहर जा रहा है। आप ये उम्मीद करके रखिए कि स्टीव अर्सिक अगर आपकी रेंज में आ रहा है तो वो एक पंच मारेगा, दूसरा पंच मारेगा, और शायद तीसरा अपर कट उसके लिए आपके लिए तैयार है उसके पास। तीनों ही ज्यादा पावरफुल पंच नहीं होंगे, बट तीनों का जो इफेक्ट होगा ना एक साथ, वो बहुत शानदार होगा, ठीक है ना। मेरा मानना है कि अगर काइकोरा फ्रांस वही गलतियां करता है जो बार बार करता है, और वो वन पंच नॉकआउट के चक्कर में होगा, तो स्टीव अर्सिक एक्चुअली स्ट्राइकिंग में उसको आउट पॉइंट कर सकता है, ठीक है। जहां तक जीतने के तरीके की बात है, तो जीतने का तरीका ये है कि एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी कमी है कि वो वन पंच नॉकआउट करने की कोशिश करता है काइकोरा फ्रांस, बट सच बात ये है कि वो वन पंच नॉकआउट कर भी सकता है। तो अगर वो इस बात में सफल होता है तो हेड्स ऑफ टू है, वही उसके जीतने का तरीका है। और जहां तक स्टीव अर्सिक की बात है, मेरे ख्याल से स्टीव अर्सिक आउट पॉइंट कर सकता है उसको। यहाँ तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग में क्लियर एज है अर्सिक के पास। हमने पेंटोजा के साथ उसकी रेसलिंग देखी है, और अगर हम कंपेयर करें सेम फाइटर्स के साथ दोनों फाइटर्स की फाइट में, तो यार कोई मुकाबला नहीं है अर्सिक की रेसलिंग स्किल्स का आपके काइकोरा फ्रांस की रेसलिंग स्किल्स के साथ। मेरे हिसाब से जब कभी अर्सिक का मन करेगा वो टेक डाउन कर सकता है, और ये फाइट को आराम से आउट पॉइंट कर सकता है, ठीक है। दिल दिमाग पैसा तीनों स्टीव अर्सिक पे लगाया जाता है, ठीक। चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट है इजराइल अदेसानिया वर्सेस ड्रिगस डुप्लेसिस का। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात क्लियर कर दूं कि क्या इजराइल अदेसानिया इस टाइटल शॉट को डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं करता। पर क्योंकि इजराइल अदेसानिया एक सुपरस्टार है, और क्योंकि इजराइल अदेसानिया सुपरस्टार है, तो इस फाइट पर बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। और यूएफसी जो है वो दान दक्षिणा वाली संस्था नहीं है ना, दान धर्म करने के लिए वहां नहीं बैठी हुई है, पैसा कमाने के लिए वहां बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल है। तो सीधे इस फाइट की तरफ आते हैं, और इस फाइट को हम 3 चीजों पे जांचेंगे: स्ट्राइकिंग, रेसलिंग और माइंडसेट। क्योंकि चैंपियनशिप फाइट के लिए चैंपियनशिप माइंडसेट चाहिए होता है। तो चैंपियनशिप फाइट ऐसी फाइट होती है जहां पे कई फाइटर जो है वो राइजिंग टू द ओकेजन वाली बात होती है उसके साथ। ये वो फाइटर नॉर्मल फाइट में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, बट जब चैंपियनशिप फाइट आएगी तो वो आपको गलत साबित कर देगा, ठीक है। इसलिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम स्ट्राइकिंग की बात करेंगे। स्ट्राइकिंग में यार इस बात में कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली इजराइल अदेसानिया बेहतर स्ट्राइकर है, ना सिर्फ बेहतर स्ट्राइकर है, मेरे ख्याल से यूएफसी में अभी तक जितने भी स्ट्राइकर आए हैं ना, उनमें टॉप 10 में इजराइल अदेसानिया में है, और कहो तो टॉप 5 में भी है और टॉप 3 में भी हो सकता है जब वो अपने कैरियर खत्म करे। देखिए, जहां तक तो इसलिए ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं उसमें। जहां तक डुप्लेसिस की बात है ना, डुप्लेसिस के पास एक ठीक ठाक जैब है, बट प्रॉब्लम डुप्लेसिस के साथ ये है कि उस जैब के साथ कॉम्बिनेशन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, स्ट्रिकलैंड को समझते हैं, ठीक है, स्ट्रिकलैंड के पास भी जैब है, बट उसके साथ वो डिस्टेंस मैनेजमेंट करने के लिए उसके पास एक पुश किक है ना। तो वो जैब मारता है, पुश किक से आपको दूर कर देता है, जैब मारता है, पुश किक से आपको दूर कर देता है। आप जैसे ही आने चाहते हो वो पुश किक बीच में अड़ा देता है, और जब अंदर आने देता है तो उसकी जैब उसके लिए तैयार होती है, ठीक है ना। तो इस कॉम्बिनेशन में करता है, और ये जो है डुप्लेसिस के साथ आप ऐसी चीजें नहीं देखते हो। डुप्लेसिस के पास एक्चुअली पावर है, पर क्या इस पावर को डिलीवर कर सकता है इजराइल अदेसानिया को? आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना। जहां तक एक और बात जो डुप्लेसिस को दिक्कत में डालती है कि अड़ुए होते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि अड़ुए टाइप सामने आ रहा है, राइट। अब पंच खाते हुए आगे आने की जो स्टाइल है ना, उसको कहते हैं अड़ुआपन, और वही अड़ुआपन जो है बहुत ज्यादा है डुप्लेसिस में। डुप्लेसिस वो अड़ुआपन शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ काम आ सकता है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड भी अच्छा स्ट्राइकर है, बट उसके पास वन पंच नॉकआउट जैसा पावर नहीं है, और इजराइल अदेसानिया के साथ है। तो आप बिना डिफेंस के हाथ नीचे करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना इजराइल अदेसानिया के साथ, तो गेम सेट और मैच हो जाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ, ठीक है।
टू बी ऑनेस्ट स्ट्राइकिंग अगर ये बैटल होती है तो वन साइडेड फाइट होगी इजराइल अदेसानिया के पक्ष में। अब आते हैं, बात करते हैं रेसलिंग की जहां तक बात है तो आपको जैसे कि इजराइल अदेसानिया के पास क्लियर एडवांटेज है आपके स्ट्राइकिंग में, तो यहाँ पे डुप्लेसिस के पास क्लियर एडवांटेज है रेसलिंग में। अब यहाँ पे वो बात आती है जो मीडिया, आपको मैं शुरुआत किया था ना, याद है कि मीडिया आपको कुछ दिखाना चाहता है पर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो मीडिया आपको ये दिखा रहा है कि एक्चुअली ना स्ट्राइकिंग मतलब इजराइल अदेसानिया ने ना क्या खतरनाक बॉडी बनाई है दोस्त, ऐसी बॉडी तो किसी ने बनाई नहीं। शॉर्जनेगर और हक होगन के बाद इजराइल अदेसानिया ने बॉडी बनाई है, बॉडी शेप ऐसा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से सब बकवास है। बट इकलौती जगह जहां पे वो बॉडी काम आ सकती है ना तो वो है रेसलिंग में। अगर वो बॉडी साइज तो हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ा है, उसके साथ अगर पावर भी मेंटेन हुआ है ना इजराइल अदेसानिया के साथ, और अगर उस पावर का उपयोग वो डुप्लेसिस के टेक डाउन डिफेंस के लिए कर सकता है, डुप्लेसिस के टेक डाउन को रोकने के लिए कर सकता है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर डुप्लेसिस। बट अगर शरीर बड़ा है और पावर नहीं बढ़ी है तो डुप्लेसिस का जब मन करेगा ना वो तब आपको टेक डाउन करेगा और 3 राउंड तो वो वैसे ही जीतेगा। अब आते हैं माइंडसेट पे। ये जो है ना सिर्फ इजराइल अदेसानिया बल्कि मीडिया और जो है ना जो बॉडी की बात कर रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं, मैं इजराइल अदेसानिया को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इजराइल अदेसानिया किक बॉक्सिंग में भी 230 पाउंड का था, कई बार तो हैवी वेट तक गया है वो। तो ये जो बॉडी साइज दिख रहा है ना इजराइल अदेसानिया पहली बार नहीं दिखा रहा है, इसलिए मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर इजराइल अदेसानिया हर चीज को छोड़ के ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा है जिनके बारे में फाइट से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट वाइज इजराइल अदेसानिया से बेहतर है डुप्लेसिस। आई नो यू विल नॉट बिलीव इट, बट मेरा मानना है कि ये जो माइंडसेट है ना, दिस इज गोइंग टू कम इनटू द पिक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज फाइटर्स व्हेन द थिंग्स विल गेट हेरी, राइट। जब प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी तब ये माइंडसेट जो है ना पिक्चर में आएगा दोस्त। अब मैं बड़ा प्रेडिक्शन आपको बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि सभी के सभी कह रहे हैं कि इजराइल अदेसानिया आसानी से फाइट जीतेगा, बट मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया एक्चुअली चांसेस इजराइल अदेसानिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि दिस फाइट इज गोइंग टू बी वन बाय डुप्लेसिस। गेम सेट और मैच, एक दिल दिमाग पैसा सब डुप्लेसिस पे लगाता। मुझे पता है कि शायद आप लोग कई लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, पर आप बताइएगा कि गलत हूं तो क्यों गलत हूं। जब तक आप लोग रिस्पेक्टफुल है ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। हम और मैं और आप अलग अलग इंसान हैं, हम मेरे और आपके दोनों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, बट ओपिनियन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, राइट। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि मेरे को लगता है ना। इंफॉर्मेटिव जब ओपिनियन होगा तो आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। ओके, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इतने फाइट जंगी लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है।